अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS 304 लेक्चर नंबर 12 को पढ़ने वाले हैं और हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ इस लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिक जो डेटा मेंबर्स हैं, ये बेसिकली हमने पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। उसका थोड़ा सा एक पार्ट पढ़ा था, डेटा मेंबर्स, स्टैटिक डेटा मेंबर्स किस तरह बनाए जाते हैं उसके बारे में। तो आज हमने इस लेक्चर में सबसे पहले तो वही चीज़ कवर करनी है। और उससे भी पहले जो कांस्टेंट डेटा मेंबर है, ये भी हम लास्ट लेक्चर में आई थिंक पढ़ चुके थे। हाँ, क्योंकि लास्ट वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई थी, लेक्चर 11, तो उसमें हमने ये चीज़ें कवर अप की थी। बट इसमें थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग देखेंगे, बट जो पिछली चीज़ें रिपीट हो रही होंगी उनको हम ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ के जाएंगे। सो सबसे पहले आ जाते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर। ये हमने कल भी देखा था लास्ट लेक्चर में। अ वेरिएबल डेट इज़ पार्ट ऑफ अ क्लास बट नॉट द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, इसका स्टैटिक डेटा मेंबर। अगर कोई आपका वेरिएबल है, वो क्लास का तो पार्ट है, यानी कि वो क्लास से रेफरेंस उसका बनता है, बट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, उस क्लास से जितने भी ऑब्जेक्ट निकले होंगे उस ऑब्जेक्ट से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो ऐसा डेटा मेंबर हमने कहा था कि वो स्टैटिक होता है। और दूसरी निशानी क्या थी, उसके नाम से पहले स्टैटिक का कीवर्ड आता था। सो दे आर शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंस ऑफ द क्लास। वो क्लास के तमाम इंस्टेंस के साथ शेयर किया जाता है, बट वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस, क्लास के इंस्टेंस से बिलोंग नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि वो अपना ताल्लुक सिर्फ क्लास से बनाते हैं, बट क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट से या इंस्टेंस से अपना ताल्लुक नहीं बनाते। मीन्स कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये डेटा मेंबर, मान लो XYZ, इट इज़ अ डेटा मेंबर जो कि बिलोंग करता है ABC क्लास से, बट नॉट फ्रॉम द एनी इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, राइट। सो हमारे पास ये डायग्राम भी हमने देखी थी, जिसमें हमने स्टूडेंट एक क्लास थी और उस क्लास में हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्ट देखे थे। एक था S1, S2 एंड डेट इज़ S3। सो ये 3 ऑब्जेक्ट के इन तीनों को हमने कहा था ये इंस्टेंस हैं, जबकि जो स्टूडेंट है डेट इज़ क्लास। तो वो थे क्लास स्पेस। ये हमने डायग्राम कल के भी लेक्चर में देखी थी। और ये जो S1, S2 और S3 हमारे पास उसके इंस्टेंस हैं। उसके बाद स्टैटिक डेटा मेंबर का सिंटैक्स, ये भी हम लोगों ने लेक्चर 11 में देखा था कि अगर अपने डेटा मेंबर जो नॉर्मल आप वेरिएबल बनाते हो उसकी डेटा टाइप के आगे अगर आप स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ कर दो तो वो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मेरी डेटा टाइप है वेरिएबल नेम है। इस वेरिएबल नेम और डेटा टाइप से पहले अगर मैं स्टैटिक लिख दूँ तो डैट इज़ माई स्टैटिक डेटा मेंबर, राइट। तो डेटा मेंबर और वेरिएबल में कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सा फ़र्क, नाम चेंज है, चीज़ एक ही है। देखो, सिंपल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम जिस चीज़ को वेरिएबल बोलते थे, सेम उसी चीज़ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग डेटा मेंबर बोलते हैं। क्यों डेटा मेंबर बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर क्लास। सिमिलरली जो हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में फंक्शन बोलते थे, फंक्शन, सिमिलरली यहाँ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम उसको मेथड बोलेंगे। तो बात याद रखनी है, अगर क्लास के अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसका क्या नाम होता है? डेटा मेंबर। और क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन यूज़ हो रहा है उसका क्या नाम होता है? मेथड। तो ये दोनों टर्म है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काफ़ी इस्तेमाल होंगी, तो आप इससे ज़रा वाकिफ़ रहें। उसके बाद है डिफाइनिंग स्टैटिक डेटा मेंबर। सो स्टैटिक डेटा मेंबर इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास और बट दे आर डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। इसका भी हमने डेमो देखा था कल, कि जो भी डेटा मेंबर है वो क्लास के अंदर सिर्फ बनाए जाते हैं, बट उसकी वैल्यू जो इनिशियलाइज की जाती है वो क्लास के बाहर की जाती है। सिमिलरली जहाँ मैंने एक क्लास बनाई, क्लास बनाने के बाद देखे तो सिर्फ यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया, देखो इसको कोई वैल्यू नहीं दी। यहाँ जो वेरिएबल का नेम है इसके आगे इक्वल टू लगा के कोई मैंने वैल्यू इसको नहीं दी, तो इसका मतलब ये मैंने डिक्लेयर किया। बट इसको इनिशियलाइज या डिफाइन किस तरह करेंगे? वो करेंगे क्लास के बाहर। देखो यहाँ तक, जहाँ ये आपको सेमीकोलन और ब्रैकेट क्लोज नज़र आ रही है, यहाँ तक मेरे पास क्लास जो है वो ख़त्म हो रही है। क्लास के बाहर मैंने क्लास के नेम के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के इस वेरिएबल को एक्सेस किया है। देखो ये वेरिएबल नेम, और यहाँ मैं इसको अगर चाहे डिफ़ाइन करना तो मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। उसके बाद है इनिशियलाइजिंग स्टैटिक डेटा मेंबर। मींस कि अगर आप उसको कोई वैल्यू दे दें तो वो इनिशियलाइज होता है। जस्ट लाइक आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, उसको वेरिएबल को डिफाइनिंग के दौरान अगर वैल्यू दे दें तो वो आप इनिशियलाइजिंग कहते हैं। सिमिलरली अगर स्टैटिक डेटा मेंबर को डिफाइनिंग के दौरान वैल्यू दे दें तो वो इनिशियलाइजर हो जाएगा। सो स्टैटिक डेटा मेंबर शुड बी इनिशियलाइज्ड वंस एट अ फाइल स्कोप। इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा इनिशियलाइज कर सकते हैं जब हम उसको डिफाइन कर रहे होंगे। दे आर इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन। और ये कब इनिशियलाइज होंगे? जब आप उसको डिफाइन कर रहे होंगे। एग्जाम्पल देखें, इसकी क्लास बनाई, उसके अंदर हमने डेटा मेंबर बनाया प्राइवेट जिसका नाम है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और उसको हमने स्टैटिक बनाया।
नाउ पब्लिक में हमने मेथड बनाएंगे और क्लास हो जाएगी ख़त्म। क्लास के बाहर आके हम लोग अपनी क्लास के नेम के साथ अपना जो वेरिएबल का नेम है दैट इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट उसको एक्सेस करेंगे और उसको आगे इक्वल टू लगा के ज़ीरो कर देंगे। सो विच इज़ इनिशियलाइजिंग डेटा मेंबर। तो डेटा मेंबर क्या है, क्विक रिवाइज करवा रहा हूँ। डेटा मेंबर स्टैटिक सबसे पहले क्या है, वेरिएबल जो यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में उसको डेटा मेंबर कहते हैं। अगर डेटा मेंबर के नाम के आगे स्टैटिक लगा हो तो डेट इज स्टैटिक डेटा मेंबर। और जो स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं वो सिर्फ एक ही दफ़ा प्रोग्राम में इनिशियलाइज होते हैं और इनको हम लोग डिक्लेयर तो क्लास के अंदर करते हैं बट डिफाइन हम लोग क्लास के बाहर करते हैं और इनिशियलाइज भी क्लास के बाहर करेंगे। अगर हम डिफाइनिंग के दौरान उसको वैल्यू दें डेट इज़ इनिशियलाइजिंग डेट, जो कि ये वाली लास्ट लाइन आपको शो हो रही है। अब प्राइवेट स्टैटिक डाटा मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास एक्सेप्ट फॉर इनिशियलाइजेशन। ये भी मेरे ख्याल में लाइन कल के लेक्चर में गुजरी थी और इसके अंदर वो बेसिकली ये कह रहा है कि आप जो स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं कोई भी प्राइवेट हो, अगर यहाँ पर अगर लेबल आप देखें ऊपर तो वो प्राइवेट है। कहता है कि अगर वो आपके प्राइवेट हैं तो अब आप उसको क्लास के बाहर एक्सेस ही नहीं कर सकते। बट यहाँ तो हमने एक्सेस किया। वो कहता है एक ही शर्त पे आप लोग एक्सेस कर सकते हो अगर आप सिर्फ उसको इनिशियलाइज कर रहे हो, अदरवाइज एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मींस कि अगर इसके बाद दोबारा से मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ वो एरर मुझे थ्रो करेगा। उसके बाद इनिशियलाइजिंग स्टैटिक डाटा मेंबर। सो इफ स्टैटिक डाटा मेंबर आर नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन देन दे आर इनिशियलाइज्ड टू ज़ीरो। कहते हैं कि अगर आप डाटा मेंबर को जब आप डिफाइन कर रहे होंगे उसको वैल्यू देना भूल गए, उसको इनिशियलाइज करना भूल गए, देन वो ऑटोमेटिकली उसको इनिशियलाइज कर देगा ज़ीरो से। तो उसकी भी एग्जांपल यहाँ पर वो दे रहा है कि उसने यहाँ पर स्टूडेंट जो भी डेटा मेंबर था नंबर ऑफ स्टूडेंट उसको एक्सेस किया बट उसको यहाँ पर उसने वैल्यू नहीं दी। ये डेफिनेशन हो रही है बेसिकली यहाँ पर, जहाँ पर हम वैल्यू देते थे बट उसने यहाँ वैल्यू नहीं दी। तो आगे वो लिख रहा है इज इक्विवेलेंट टू दिस लाइन। कौन सी लाइन, ये वाली, कि अगर आप इसको वैल्यू दे भी दें और ना भी दें डेट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल। हाँ अगर आप वैल्यू यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ ज़ीरो के अलावा कोई नई न्यू वैल्यू देते हैं तो तब वो इक्वल नहीं हो सकते। बट अगर इफ़ यू फॉरगेट टू सेट वैल्यू ऑफ अ डाटा मेंबर देन इट ऑलवेज सेट इट टू ज़ीरो। सो एक्सेसिंग स्टैटिक डाटा मेंबर। सो हाउ टू एक्सेस स्टैटिक डाटा मेंबर। तो इसको एक्सेस करने के हमारे पास दो तरीके हैं। टू एक्सेस अ स्टैटिक डाटा मेंबर देयर आर टू वेज। एक्सेस लाइक अ नॉर्मल डाटा मेंबर, जिस तरह आप नॉर्मल डाटा मेंबर को एक्सेस करते हो डॉट ऑपरेटर से। दूसरा है एक्सेस यूजिंग अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और इसकी भी एग्जांपल हम पीछे देख के आए कि अगर ये आप दो कॉलन डाल दो अपनी क्लास और डेटा मेंबर के दरमियान तो वो आप उस तरीके से भी इसको एक्सेस कर पाते हो। एग्जाम्पल देखें तो स्टूडेंट नाम से एक क्लास बनाई है जिसके पब्लिक सेक्शन में हम लोगों ने डाटा मेंबर बनाए। लाओ अभी हमने पीछे एक एग्जांपल देखी उसके अंदर हमने प्राइवेट अपने एक्सेस स्पेसिफायर में अपना डाटा मेंबर बनाया था बट यहाँ वो पब्लिक में बना रहे बिकॉज के कोई इसने चेंज करना होगा समहाउ। बट उसने डाटा मेंबर यहाँ पर पब्लिक बनाया है और उसके बाद क्लास के बाहर देखें तो वो उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो एक तो ये मेथड है एक्सेस करने का, बीच में देखें तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट क्लास है जो भी क्लास का नाम होगा और राइट साइड पे आपके उसी वेरिएबल का नाम है जिसको आप लोग एक्सेस कर रहे हो, स्टैटिक होना चाहिए। सेकंड मेथड क्या है, डॉट ऑपरेटर के ज़रिए, जो कि था यहाँ पर स्टूडेंट उसका ऑब्जेक्ट बनाया आ स्टूडेंट, तो ए स्टूडेंट डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज़ इक्वल टू 1। और एक तरीका यही था जिसके अंदर दरमियान क्लास के नेम सॉरी जो ऑब्जेक्ट है और जो आपका डाटा मेंबर है उन दोनों के दरमियान डॉट लगा दें। दूसरा मेथड क्या है, क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर के नाम के दरमियान स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दें। ओके, बात आ रही है समझ में। अगर आप लोग डॉट यूज़ करेंगे तब आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, अगर आप लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं देन आपको क्लास से रेफरेंस लेना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ ऑफ अ स्टैटिक डाटा मेंबर। सो इसकी लाइफ हमारे पास तब तक होती है जब तक हमारा प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होता है। तो दे आर क्रिएटेड इवन when there is no object of the class। स्टैटिक मेंबर उस वक्त भी क्रिएट हो जाते हैं जब हमारे पास क्लास का कोई मेंबर भी ना हो, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट भी ना हो। दे रिमेन इन द मेमोरी इवन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास आर डिस्ट्रॉयड। कहते हैं कि ये मेमोरी में उस वक्त भी अपनी वैल्यू को होल्ड करके रखता है कि जब हमारे पास तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट हम लोग डिस्ट्रॉय कर दें। डिस्ट्रॉय किस तरह किए जाते हैं वो हम लोग बेसिकली डिस्ट्रक्टर, हमारे पास है एक कॉन्सेप्ट डिस्ट्रक्टर का, डिस्ट्रक्चरिंग का, उसके ज़रिए हम लोग इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो
बाकी जो हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते थे, अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पर क्या होता था कि अगर हम लोग डिस्ट्रक्टर कर देते थे अपने ऑब्जेक्ट को तो हमारी वैल्यू लॉस हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। बट स्टैटिक डाटा मेंबर के केस में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अभी हमने लेक्चर के स्टार्ट में ही देखा कि स्टैटिक डाटा मेंबर क्या करता है, उसका रिलेशन क्लास के साथ होता है लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता। तो चाहे ऑब्जेक्ट बने डिलीट हो, स्टैटिक डाटा मेंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हमारे पास स्टूडेंट की क्लास ही चल रही है और हमारे पास वो तमाम और क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट भी बन रहे हैं और हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर भी बन रहा है और ये सारे कोड तो हम सेम चलता आ रहा है। यहाँ पर वो कर क्या रहा है कि यहाँ पर देखे तो उसने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया मेन सेक्शन में। तो यहाँ पर डायरेक्ट उसने क्लास के नाम के आगे उसके डेटा मेंबर को एक्सेस किया, उसको वैल्यू दे दी 1। तो इट मीन्स अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाते देन तब भी ये अपने अंदर वैल्यू को है स्टोर करने के काबिल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो इसमें क्या करा रहा है, बेसिकली यहाँ पर भी वही डेटा मेंबर क्रिएट किया है और उसके बाद उसको डिफ़ाइन किया है और यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट बना के आपको शो करा रहा है कि मेन में उसने क्या बनाया, स्टूडेंट नाम से क्लास और उसकी एक ऑब्जेक्ट आ स्टूडेंट और ए स्टूडेंट डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि उसके डेटा मेंबर को एक्सेस करना उसको वैल्यू दे रहा है। तो पिछली एग्जांपल में उसने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, इस एग्जांपल में वो ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो ऑब्जेक्ट बन भी जाए तब भी वैल्यू दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं भी बनाया तब भी वैल्यू देंगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके बाद यूजेस देख लें इसके। दे कैन बी यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट लाइक ग्लोबल वेरिएबल। इसको हम लोग जस्ट लाइक ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का सरसरी सा कॉन्सेप्ट मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि अगर आपका स्कोप यानी कि वेरिएबल आपने बनाया, मान लो ABC नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू दी हुई है और अगर वो आपने पैरेंथेसिस के अंदर रखी हुई है, पैरेंथेसिस नहीं सॉरी करली ब्रेसेस के अंदर रखी हुई है, यानी कि उसका स्कोप उसकी बाउंड्रीज डिफाइन की हुई हैं, देन इट इज़ कॉल्ड लोकल वेरिएबल। इफ़ इट इज़ डिक्लेयर्ड आउटसाइड द बाउंड्री मीन्स के उसको आपने प्रोग्राम के ऊपर ही डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, मेन के बाहर ही उसको डिफाइन किया हुआ है, देन इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल दैट कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम। बट लोकल वेरिएबल के केस में क्या होता है, इट कैन ओनली बी एक्सेस इनसाइड द बाउंड्री इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड। मीन्स के फॉर लूप मान लो लगाया है, उस फॉर लूप के अंदर कर्ली ब्रेसेस होती है ना बॉडी के अंदर, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, वो वेरिएबल मैं उसके बाहर नहीं एक्सेस कर पाता अनटिल अनलेस कि मैं उसको बाहर डिक्लेयर ना कर दूं। अगर डिक्लेयर भी मैंने अंदर किया है, यूज इसको अंदर ही कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं उसकी वैल्यू बाहर यूज नहीं कर सकता, दैट इज लोकल वेरिएबल। बट इन केस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल यू कैन डिक्लेयर इट आउटसाइड द बाउंड्री एंड देन यूज इट एनीवेयर इन योर प्रोग्राम। सो एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सो मॉडिफाई द क्लास स्टूडेंट सच दैट वन कैन नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्रिएटेड इन अ सिस्टम। कहता है कि जो क्लास स्टूडेंट नाम वाली क्लास हम लोग अभी देखते आ रहे हैं अपनी एग्जाम्पल में, उसको हमने मॉडिफाई करना है किसके साथ, कि हम उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट क्रिएट करें सिस्टम के अंदर। देख लेते हैं किस तरह की एग्जांपल है। सो इस एग्जांपल में हमने क्लास बना दी स्टूडेंट के नाम से, उसके अंदर पब्लिक सेक्शन में हमने डाटा मेंबर बनाया स्टैटिक और एक कंस्ट्रक्टर बनाया और एक डिस्ट्रक्टर भी बनाया। अच्छा यहाँ पर देखें तो पहला जो स्टूडेंट लिखा हुआ है फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टर है और दूसरा जो है वो डिस्ट्रक्टर है। इसमें फ़र्क कैसे पता लगेगा? पहला फ़र्क के कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का जो नाम होगा उस फंक्शन का वो हमेशा क्लास के नाम के ऊपर ही होगा। तो क्लास मेरी कौन सी है? स्टूडेंट। तो मेरे पास कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के नाम भी क्या होंगे? स्टूडेंट होंगे। बट अगर मेरे पास सिर्फ फंक्शन लिखा हुआ है उसी क्लास के नाम से, वो कंस्ट्रक्टर होगा। अगर उस कंस्ट्रक्टर के नाम के आगे अलीमदा या टिल्डे का साइन इसको बोला जाता है, ये लगाओ तो वो डिस्ट्रक्टर होता है। उसके बाद ये क्लास को ख़त्म कर दिए और नीचे उसको डिफाइन कर रहे हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट को, डाटा मेंबर को सॉरी। तो यहाँ तक इसने एग्जांपल ख़त्म कर लिया, मेरे ख्याल में आगे भी चल रही है। तो आगे उसने किया क्या है कि स्टूडेंट और स्टूडेंट यानी कि यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाने लगा है और कंस्ट्रक्टर में वो बेसिकली कर क्या रहा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को इंक्रीमेंट कर रहा है। तो कंस्ट्रक्टर क्योंकि ऑटोमेटिकली कॉल होता है, तो जो हमारा डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू को वो
इंक्रीमेंट कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर डिस्ट्रक्टर बना रहा है तो उसको भी क्लास के नाम से एक्सेस किया। देखो एक बात तो आपने याद रखनी है, क्लास के बाहर अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो आप उसको ऐसे ही डायरेक्ट नहीं बनाते कि मैं स्टूडेंट लिखूँ और आगे उसका कोड लिखना शुरू कर दूँ। हमेशा आप जिस क्लास का भी ऑब्जेक्ट या क्या नाम है मेथड बना रहे हो या इवन के डेटा मेंबर बना रहे हो तो उसके नाम से पहले आपको उस क्लास का नाम भी मेंशन करना होता है और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी लिखना होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने भूलनी नहीं है। तो जो क्लास का नाम लिखेंगे, चाहे आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, डिस्ट्रक्टर बना रहे हैं, डेटा मेंबर बना रहे हैं, मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, तो ये वाली लाइन आपको लिखनी होगी, स्टूडेंट डबल कॉलन, स्टूडेंट डबल कॉलन। अब मेरी केस में मेरी क्लास का नाम स्टूडेंट था तो मैंने स्टूडेंट लिखा। आपकी केस में XYZ ABC जो भी हो आपने वो लिखना होगा यहाँ पर। तो ये एक बात आपने याद रखनी है। सिमिलरली डिस्ट्रक्टर में वो क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि जो हमारा डेटा मेंबर है उसमें से एक वैल्यू माइनस कर रहा है यानी कि डिक्रीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट वो शो करा रहा है कि आउटपुट किस तरह आएगा। तो सबसे पहले देखें हमारा डेटा मेंबर में क्या वैल्यू थी, 0, तो मेरे पास आउटपुट में आया 0। उसके बाद क्योंकि कंस्ट्रक्टर चला, कंस्ट्रक्टर बेसिकली कर क्या रहा था कि वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा था। 0 में 1 इंक्रीमेंट करें क्या आ जाएगा 1, तो मेरे पास आउटपुट आ गया 1। मीन्स के कंस्ट्रक्टर हमारे पास बार पर कॉल हो रहा है उसी डेटा मेंबर का, क्योंकि हमने डेटा मेंबर को उसमें इंक्रीमेंट कराया था। जब पहला ऑब्जेक्ट बनाया तो उसकी वैल्यू होगी 1, लेकिन उससे पहले ये जो सी आउट वाला है ये 0 प्रिंट करेगा क्योंकि स्टार्टिंग में वैल्यू थी 0। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद पहले ऑब्जेक्ट बनाने के बाद दोबारा प्रिंट कराया तो 1 हो गई यानी कि इंक्रीमेंट हुआ। सिमिलरली दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो पिछली वैल्यू थी उसमें दोबारा इंक्रीमेंट हुआ तो 2 हो गया। अब इसके कुछ मसाइल हैं हमारे पास, यानी कि इस तरीके को फॉलो करने के। वो कहते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इज एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। तो पहला तो नुकसान यही है कि यार ये क्लास के बाहर एक्सेस ही क्यों हुआ, जबकि हमने अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखा था कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ ही इसलिए करते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम लोग कहीं से भी अपना मेंबर फंक्शन या अपना डेटा मेंबर या वेरिएबल एक्सेस कर पाते थे। तो इस चीज़ के बचाव के लिए हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ की ताकि हम लोग उसको प्राइवेट कर सकें। बट ये जो अभी हमने मेथड देखा ये तो बाहर भी उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर की मदद से। तो ये इसके सबसे पहले ड्रॉबैक है। दूसरा, बैड डिज़ाइन एज द लोकल डाटा मेंबर इज केप्ट पब्लिक। बैड डिज़ाइन किस तरह कि जब आपने डेटा मेंबर ही पब्लिक बना दिया। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होती है कि हम अपना वेरिएबल को प्राइवेट रखें, या वेरिएबल है, अरे है, या कोई भी चीज़ है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हो जो आपने इस्तेमाल करना हो जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करा के रख रहे हो, उसको आपको प्राइवेट रखना होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। बट इस केस में जो भी हमने देखा इसमें तो हम हर चीज़ पब्लिक बना रहे हैं, डेटा मेंबर पब्लिक बना रहे हैं। तो ये एक बैड डिज़ाइन है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। सो अब आ जाते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन की तरफ। इसकी डेफिनेशन क्या है, अभी तक हम लोग देख के आ चुके हैं मेंबर, डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर यानी कि वेरिएबल। अब हमने देखना है स्टैटिक मेंबर फंक्शन, मीन्स के फंक्शन को भी हम स्टैटिक बना सकते हैं। देख रहे हो फिर कि हमने पहले पढ़ा डेटा मेंबर को भी हम स्टैटिक बना सकते हैं, अब हम पढ़ने लगेंगे मेंबर फंक्शन को भी हम स्टैटिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में क्या लिखता है कि द फंक्शन डेट नीड एक्सेस टू द member of the class yet does not need to be invoked by a particular object is called static member function। सिमिलरली जैसे डेटा मेंबर की कहानी थी कि वो क्लास से बिलोंग करता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है कि ऐसा फंक्शन जिसका ताल्लुक क्लास के साथ तो हो बट वो ऑब्जेक्ट के ज़रिए इन्वोक ना हो। इन्वोक का मीन वो फंक्शन जब रन यानी कि फंक्शन हम रन कैसे करते हैं, उसका नाम कॉल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के केस में बात करें तो जब तक मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है ABC, तो मैं लिखूंगा नहीं ABC डॉट फंक्शन, तो तब तक वो फंक्शन काम करेगा नहीं करेगा। तो अगर हमने मेंबर फंक्शन अपना बना दिया स्टैटिक, देन वी डोंट नीड टू कॉल इट बाय ऑब्जेक्ट। हमें उसको ऑब्जेक्ट के ज़रिए कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा। तो यही बात उसने लिखी है, डज नॉट नीड टू बी इन्वोक बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इसकी देख लेते हैं आगे। दे आर यूज टू एक्सेस स्टैटिक डाटा मेंबर।
इससे इसको यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमने डाटा मेंबर स्टैटिक बनाया है तो हम मेंबर फंक्शन भी क्या कर लेते हैं, स्टैटिक बना लेंगे उसको एक्सेस करने के लिए। एक्सेस मैकेनिज्म फॉर स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज सेम एज दैट ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर। सेम वही ये भी रूटीन फॉलो करता है, बट जहाँ वो डेटा वेरिएबल बनाया था हमने स्टैटिक, या हम फंक्शन स्टैटिक बना रहे हैं, बस सिंपल, बाकी काम तो वो वही करेगा। दे कैन नॉट एक्सेस एनी नॉन स्टैटिक मेंबर। इसको हम किसी भी नॉन स्टैटिक मेंबर के लिए एक्सेस नहीं कर पाते। मान लो मैंने जो वेरिएबल बनाए 5 वेरिएबल हैं, उनमें से 2 स्टैटिक हैं, 3 मेरे पास नॉर्मल हैं। तो जब मैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन के ज़रिए कॉल करूँगा तो मैं वो जो स्टैटिक वाले मेरे डाटा मेंबर होंगे उनको तो एक्सेस कर पाऊँगा आसानी से, बट जो मेरे नॉन स्टैटिक होंगे उनको मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो क्लास बनाई है हमने स्टूडेंट की, उसके अंदर स्टैटिक डेटा मेंबर बनाया है, और ये जो दूसरा है ये मेरे पास नॉन स्टैटिक है। पहला स्टैटिक है नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला, दूसरा रोल नंबर वाला नॉन स्टैटिक है। क्यों? क्योंकि इसके नाम के आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, इट मीन्स इट इज़ अ नॉर्मल वेरिएबल। पब्लिक में हमने स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन बनाया, ये ऐसे समझे ये फंक्शन है जो ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज़ हो रहा है तो वो मेंबर फंक्शन गेट टोटल स्टूडेंट, और इसके नेम के आगे हमने लगा दिया स्टैटिक। अब इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। डिफाइन में क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिटर्न करेंगे। बट इन केस अगर हम लोग इस गेट टोटल स्टूडेंट वाले को एक्सेस करें बाहर, तो हम सिंपल क्या इसको एक्सेस कर पाएंगे? तो हाँ, हम इसको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। हमारा प्रोग्राम कोई भी एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो मेंबर फंक्शन है वो भी स्टैटिक है, और हमारा जो डेटा मेंबर रिटर्न हो रहा है यहाँ पर डेट इज़ ऑल्सो स्टैटिक। सो इन केस इफ़ आई वांट टू एक्सेस इट आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम, आउटसाइड ऑफ द क्लास बेसिकली, यानी कि मेन में अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ, देन वी विल गेट नो एरर। कंपाइलर कोई भी एरर जनरेट नहीं करेगा, इट सक्सेसफुली कंपाइल। सो एक्सेसिंग नॉन स्टैटिक मेंबर में क्या सीन है, वही वाली सेम क्लास लें। अगर मैं अपने मेंबर फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं आपको पीछे वाला दोबारा से दिखाऊं, यहाँ पर क्या रिटर्न हो रहा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, डेट इज स्टैटिक डेटा मेंबर। बट इन केस इफ़ वी रिटर्न रोल नंबर, यहाँ रिटर्न किया, अगर मैं रोल नंबर लिखूँ सेम लाइक इस एग्जाम्पल के तरह, कि फंक्शन मेरा वही है गेट टोटल स्टूडेंट, डेट इज इट इज़ अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन, एंड और इस फंक्शन में हम लोगों ने किया क्या, रिटर्न कर रहे हैं रोल नंबर विच इज़ नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। सो अगर मैं इसको मेन में कॉल करने की कोशिश करूँ, इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ, इट विल थ्रो एरर। सो देयर इज़ नो इंस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट रोल नंबर कैन बी एक्सेस्ड। आप इसको क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यानी कि साबित हो गया कि एक नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर स्टैटिक मेंबर फंक्शन के ज़रिए एक्सेस नहीं हो सकता। उसके बाद है दिस पॉइंटर। नाउ दिस पॉइंटर इज पास्ड इम्प्लिसिटी टू द मेंबर फंक्शन। दिस पॉइंटर बेसिकली करता क्या है कि जिस स्कोप में आप इस वक्त काम कर रहे हैं, उस स्कोप में जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा, यानी कि उसको पॉइंट करने के काम आएगा। मान लो मैं ऑब्जेक्ट 1 के अंदर काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं दिस डॉट ऑब्जेक्ट उसी ऑब्जेक्ट का डेटा निकालना चाहूँ तो मुझे दिस पॉइंटर दरकार होगा। सिमिलरली अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 के लिए काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो मुझे ऑब्जेक्ट 2 का डेटा देगा। तो इस तरह से ये दिस पॉइंटर काम में अमल में आता है। दिस पॉइंटर इज़ नॉट पास टू द स्टैटिक मेंबर फंक्शन। कहते हैं कि दिस पॉइंटर आप लोग स्टैटिक मेंबर फंक्शन में यूज़ नहीं कर पाते। रीज़न इज़ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, क्योंकि स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर आप नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर यूज़ नहीं कर सकते। बट दिस पॉइंटर बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जब आपका डेटा फ्लक्चुएट हो रहा हो। जैसे ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, हमारा वेरिएबल एक ही रहता है नेम नाम से। मान लो एज, मैं एक स्टूडेंट के नेम स्टोर करा रहा हूँ, तो मैंने नेम नाम से वेरिएबल बनाया, तो ऑब्जेक्ट 1 स्टूडेंट 1 का नेम क्या होगा, वो भी उसी वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। स्टूडेंट 2 का जो नेम होगा वो भी उसी वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। बट इट कैन नॉट ओवरलैप, वो कभी भी मिक्स नहीं होंगे या ओवरराइट नहीं होंगे। तो हम उसको दिस पॉइंटर के ज़रिए एक्सेस कर पाते हैं। बट उसी की जगह अगर मैं स्टैटिक बनाता तो वो तो वैल्यू नहीं चेंज होती। जब वैल्यू चेंज नहीं होगी इट मीन्स उसका रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ बना ही नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट के साथ बना ही नहीं, हम वहाँ पर दिस पॉइंटर यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। अब आ जाते हैं ग्लोबल वेरिएबल वर्सेस स्टैटिक मेंबर की तरफ। तो
कहता है कि जो ग्लोबल वेरिएबल है इट इज समहाउ एन अल्टरनेटिव ऑफ स्टैटिक मेंबर. So alternative to static member is to use global variable because जो static member होते हैं उनका भी scope थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ग्लोबल वेरिएबल भी सेम काम करता है, इसका भी स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है, कहीं भी आप इसको यूज़ कर पाते हैं. ग्लोबल वेरिएबल एक्सेसिबल टू ऑल द एंटिटीज़ ऑफ द प्रोग्राम. प्रोग्राम में कहीं भी खड़े हो आप अगर अपने ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करोगे, उसके अंदर कोई वैल्यू गुजारना चाहोगे, आप आसानी से, आपको कोई परेशानी नहीं होगी. अगेंस्ट इंफॉर्मेशन हाइडिंग. दूसरी तरफ क्या है कि आप लोग अगर लोकल बनाते हो उसके अंदर क्या होगा कि आप सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर उसको एक्सेस कर पाओगे, बाहर उसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे. तो ग्लोबल वेरिएबल स्टैटिक मेंबर दोनों समहाउ सेम वर्क करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास अरे ऑफ ऑब्जेक्ट. अब तक हमने ऑब्जेक्ट भी देख लिया, जब हम क्लास बनाते हैं तो उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. तो अगर मैं उन ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके एक अरे में डाल दूं तो कैसा रहेगा? अगर मैं डाल सकता हूँ ना, हाँ जी डाल सकते हैं. पहले तो ये क्लियर कर दें, ये ना हो कि कुछ बच्चे कहें कि ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता. तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर मान लो मैंने 5 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, उन पांचों को मैंने उठा के अरे में डाल दिया, कॉमे से सेपरेट कर दिए, तो इसी चीज़ को बोला जाता है अरे ऑफ ऑब्जेक्ट. सो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी क्रिएटेड if an object can be created without supplying an explicit initializer. कहता है कि array of object उस वक्त बनाई जाती है जब आपका ऑब्जेक्ट बना हो विदाउट सप्लाइंग एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजर के उसको इनिशियलाइज ना किया गया हो. किस तरह से? दे मस्ट ऑलवेज बी अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ वी वांट टू क्रिएट अरे ऑफ ऑब्जेक्ट. उसके अंदर वैल्यू हमेशा वही पड़ी होनी चाहिए जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसके पास आई होगी. एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि उसको आप बाहर आके अलग से उसको इनिशियलाइज ना करें. कंस्ट्रक्टर बनाया इसीलिए जाता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ वैल्यू सेट करे. तो जो भी उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर के थ्रू एंटर हो जाएगी, ऐसे ऑब्जेक्ट अगर आपने बने हुए हों उनको आप अरे में डाल दो तो वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है. एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, एक टेस्ट नाम से क्लास बनाई है जिसके अंदर हम लोग उसके मेन सेक्शन में एक अरे बना रहे हैं. अब यहाँ देखें, गौर करें तो टेस्ट के आगे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे, बट यहाँ उसने क्या किया, एक अरे बनाई, उसका साइज दिया 2. तो आगे कमेंट में वो लिखना है ओके, यानी कि इट इज़ पॉसिबल कि आप क्लास के अरे बना सकते हो, ऑब्जेक्ट्स की अरे बना सकते हो बेसिकली. अब वो किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा है कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना सकते हैं. देखो, टेस्ट नाम से क्लास बनाई, उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया, तो अब इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो भी वैल्यू उसके अंदर इनिशियलाइज होगी देन इट इज़ ओके, यानी कि वो कोई एरर नहीं देगा. आओ इस अगले एग्जांपल में वो कर क्या रहा है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर भी पास कर रहा है. तो अगर वो पैरामीटर पास कर रहा है तब देखते हैं कि क्या अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी. नहीं, अब देखो एरर दे रहा है. पहले ओके दे रहा था जब हमने अपनी जो कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर पैरामीटर नहीं दिया था, बट पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर में वो एरर दे रहा है. ओके ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है. नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखिए तो यहाँ पर भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं, और इस कंस्ट्रक्टर में वो कर क्या रहा है कि पिछले में सिर्फ डिक्लेयर किया था, इसमें वो इनिशियलाइज भी कर रहा है. अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने अरे के अंदर टेस्ट ज़ीरो नाम से 2 ऑब्जेक्ट्स भी दिए हैं. ओके, यानी कि कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, तो पिछले में कंस्ट्रक्टर बेसिकली कॉल नहीं हो रहा था, तो उसी वजह से उसने एरर दिया है. क्योंकि अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो वो ऑटोमेटिकली कॉल किस तरह होगा, जब आप उसको कोई वैल्यू देंगे. अगर आपने उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी तो वो समहाउ बिहेव जो है वो गलत करेगा. तो यहाँ पर उसने किया क्या कि अरे जो बनाई उसने दिया 2 साइज, इट मीन्स के 2 ऑब्जेक्ट उसके अंदर आ सकते हैं. तो एक टेस्ट 0 और एक दूसरा भी टेस्ट 0, यहाँ पर भी वैल्यू दी. तो इसमें किया गया उसने कि यहाँ पर वैल्यू कुछ ना कुछ पास की, देन जो है हमारे पास एरर नहीं आएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखा तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें हमारे पास सारा कोड तो वैसे है. यहाँ पर देखें तो अब उसने अरे की बजाय ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं. एक का नाम रखा है उसने ए, उसके अंदर भी वैल्यू पास की है. एक का नाम रखा है बी, उसके अंदर भी वैल्यू पास की है. उसके बाद उसने
अरे बनाई है और उस अरे में वो ऑब्जेक्ट पास करा दिया है। तो ये एक तरीका है, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ये तमाम लेक्चर्स मैं आपके मिड से पहले आपको कंप्लीट कर दूंगा। सो परेशान ना हो, रोज़ाना की वीडियो अपलोड होगी। सो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।